हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्वाइन फ्लू के बारे में, जिसको हम इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। स्वाइन फ्लू को हम इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जानता है और ये इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है। ये जो है एक सीजनल प्रॉब्लम्स है। जैसे ही ठंड का सीजन मतलब नॉर्मल वायरस के ग्रोथ का सीजन आता है, हमें जो है कम्युनिटी में देखने को मिलता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये क्या है? सांस लेने में तकलीफ देने वाली बीमारी है। एक्यूट मतलब अचानक से होती है। कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। और जो इन्फ्लुएंजा होता है या जो स्वाइन फ्लू होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है, और जो कि सर्कुलेट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये पूरे विश्व में जो है फैला हुआ है। स्वाइन फ्लू was first recognized in 1919 pandemic and still circulate as a seasonal flu virus। स्वाइन फ्लू जो है सबसे पहले जो इसका जो अनुमान लगाया गया था या पता जो लगाया गया था वो 1919 में 1919 में जो इसका पेंडेमिक आया था, महामारी आया था उसमें। और जब से जो है ये अभी तक मौसमी फ्लू के रूप में जो है फैल रहा है। स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय द H1N1 वायरस का जो स्ट्रेन है विच स्टार्टेड इन पिग्स। स्वाइन फ्लू का जो कारण है वो H1N1 वायरस का जो स्ट्रेन है ये है, और ये स्टार्ट हुआ था जो सबसे पहले वो सुगर में देखने को हमें मिला था। सुगर में सबसे पहले जो है स्वाइन फ्लू देखा गया था। Children, pregnant women and the elderly are at risk from the severe infection। जो स्वाइन फ्लू का जो सीवियर इन्फेक्शन की जो रिस्क पर है वो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिला हैं वो हैं, और एल्डरली मतलब जो बुजुर्ग हैं वो इसके मोस्टली जो है रिस्क पर है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। देर आर 4 टाइप्स ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा के कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 टाइप्स है, जिसमें से जो है ए और बी जो वायरस है ये फैला हुआ है और ये कॉज करता है सीजनल एपिडेमिक्स ऑफ डिजीज। जो सीजनल जो मतलब जो मौसमी जो महामारी है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस ई और इन्फ्लुएंजा वायरस बी की वजह से होता है। करेंटली सर्कुलेटिंग इन ह्यूमन्स आर सब टाइप्स। जो इन्फ्लुएंजा वायरस ये है इसका जो है सब टाइप्स जो है ये करंटली जो है सर्कुलेट कर रहा है। H1N1 और H3N2 ये दो जो है ह्यूमंस के जो है ह्यूमंस के अंदर जो है इन्फ्लुएंजा के सब टाइप्स देखने को मिलता है इन्फ्लुएंजा वायरस के। इसके हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि जब इन्फ्लुएंजा वायरस किसी पेशेंट के अंदर जो है एक तरह से बोले घात कर देता है, इसके बाद कौन कौन से पेशेंट के अंदर लक्षण आते हैं? तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा फीवर, सडन ऑनसेट, अचानक से उस पेशेंट में फीवर आएगा। कफ देखने को मिलेगा, लेकिन यूजुअली ड्राइस मतलब सूखी खांसी उस पेशेंट में हमें देखने को मिलेगा। हेडेक, सिर में दर्द होगा। मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, पूरे शरीर में जो है ना दर्द करेगा, हाथ पैरों में दर्द करेगा, बॉडी की जितनी ज्वाइंट्स हैं उन ज्वाइंटों में जो है पेन होगा, दर्द करेगा। सीवियर मैलेज, फेलिंग अनवेल, मतलब मैलेज को हम बोल सकते हैं कि बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के बेचैनी होना, मतलब वेल फील नहीं करना, स्वस्थ फील नहीं करना। सोर थ्रोट हो जाना, पेशेंट को जो है सोर थ्रोट हो सकता है, और ये रनी नोज। सोर थ्रोट की बात करें तो हम गले में एक तरह से खराश की तरह होगा उसको, और गले की खराश के साथ साथ रनी नोज, नाक से जो है पानी बहेगा। इलनेस रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एंड इवन डेथ। ये जो बीमारी जो है पहले तो माइल्ड होता है फिर सीवियर होता है, यहाँ तक कि ये डेथ तक का कारण भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। एपिडेमियोलॉजी का मतलब होता है कि साइंटिफिक स्टडी करना, ये जो डिजीज है इन्फ्लुएंजा ये किस तरह से तो स्प्रेड हो रहा है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। हम इसमें बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की एपिडेमियोलॉजी की। पीपल एट ग्रेटर रिस्क ऑफ सीवियर डिजीज और कॉम्प्लिकेशंस। ये जो लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन अंडर 59 मंथ्स, मतलब जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं, और जो प्रेग्नेंट वुमन है, ये क्या है, ग्रेटर रिस्क है इनके ऊपर सीवियर इन्फेक्शन होने के, सीवियर डिजीज होने के, और जो है सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आने के। पीपल एट आल्सो ग्रेटर रिस्क, ये भी लोग हैं जो कि रिस्क पर हैं। ये तो सीवियर रिस्क पर थे, प्रेग्नेंट वुमन और 5 साल से नीचे के बच्चे, लेकिन और भी लोग हैं जो कि रिस्क पर हैं। पहला है क्रोनिक कार्डियक प्रॉब्लम्स, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, रीनल प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, लीवर, हेमेटोलॉजिक प्रॉब्लम्स। ये जितने डिजीज हैं, ये जैसे कि क्रोनिक हम बात करें, कार्डियक प्रॉब्लम्स में क्या क्या आएगा, सीएडी हो जाए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाए, सीएचडी आ जाए, कंजेनाइटल
हार्ट डिजीज हो जाए, एमआई किसी को हो जाए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाए किसी को, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स की यदि हम बात करें तो सीओपीडी हो जाए किसी को। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब सांस लेने में तकलीफ आए। एम्फाइसीमा हो जाए, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाए। यदि मेटाबॉलिक की हम बात करें तो इसमें डायबिटीज हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, वेट गेन करेगा। रीनल की हम बात करें तो किडनी फेलर हो जाएगा। डायलिसिस पे जो पेशेंट है वो। न्यूरो डेवलपमेंटल की यदि हम बात करें तो इसमें ऑटिज्म आ जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन वाले लोग आ जाएंगे। लीवर और हेमेटोलॉजी की बात करें तो हम हेपेटाइटिस की नाम हम कर सकते हैं। इसमें जो शामिल है हेपेटाइटिस। इसके बाद से हम बात करें तो सिरोसिस ऑफ लीवर। ये जो पेशेंट है ये ग्रेटर रिस्क पर है, सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। इसके बाद से इंडिविजुअल व्यक्ति विथ इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन, वे व्यक्ति जिनका इम्यून कंप्रेस्ड है। इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कौन कौन से हैं? जिनको एचआईवी या एड्स हो रखा है। रिसीविंग कीमोथेरेपी, जिनको कीमोथेरेपी चल रहा है। कीमोथेरेपी क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी कैंसर का ड्रग होता है कीमोथेरेपी, जो कि कैंसर वाले पेशेंट में हम देते हैं। इसके बाद से कोई पेशेंट स्टीरोड ले रहा है, या किसी पेशेंट को मैलिग्नेंसी है या फिर कैंसर है कोई पेशेंट को, तो वो पेशेंट जो है रिस्क पर है इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू के। अब हम बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन, कि ये जो स्वाइन फ्लू वायरस है ये किस प्रकार से फैलता है। इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन, यदि हम ट्रांसमिशन जो टर्म्स है इसकी बात करें तो सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है, जो हमारे जो मौसमी जो इन्फ्लुएंजा है स्वाइन फ्लू है, ये स्प्रेड करता है इजीली, बहुत आराम से कर सकता है। इसका रैपिड ट्रांसमिशन होता है, बहुत जल्दी से होता है। क्राउडेड एरिया में, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया, स्कूल में बच्चे एक साथ रहते हैं और भीड़ में रहते हैं, और 5 साल से जो नीचे के बच्चे होते हैं उस ग्रेटर रिस्क पर ऑलरेडी हैं। The virus can also be spread by hands contaminated with the influenza virus। मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस के जो हम कंटामिनेटेड जो हाथ होते हैं, मतलब हम एक दूसरे को यदि टच करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रसित व्यक्ति को, तो भी हमारे अंदर जो है इसका ट्रांसमिशन हो सकता है या हमारे अंदर फैल सकता है। इसके बाद से यदि हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर स्वाइन फ्लू का जो इंक्यूबेशन पीरियड है लगभग 2 दिन का है। बट यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो 1 to 4 डेज, 1 से लेकर जो है 4 दिन तक जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, मतलब यदि किसी को स्वाइन फ्लू हो जाए तो हम कौन कौन से जांचों के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि इसको स्वाइन फ्लू हुआ है। सबसे जो पहला टेस्ट हम करवाते हैं इसके लिए, जो मेल टेस्ट करवाते हैं, वो हम आरटीपीसीआर करते हैं। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हम डिटेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंजा को पता लगाने के लिए। स्पेसिफिक जो है आरएनए टाइप्स, आरएनए का जो है टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आरएनए की जो है सीक्वेंसिंग करते हैं, इससे हम पता लगाते हैं। इसके बाद से दूसरा है रैपिड इन्फ्लुएंजा डायग्नोस्टिक टेस्ट, आरआईडीटी। ये भी जो है हम डायग्नोसिस करते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए। सीबीसी करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें जो है हमें देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ, न्यूट्रोफिल्स। हम इसके बाद से चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे में जो हमें न्यूमोनिया टाइप्स के भी देखने को मिल सकता है स्वाइन फ्लू में। इसके बाद ये एक तरह से जो है ना स्वाइन फ्लू, ये कोविड की तरह का है। कोविड अब आया है, कोविड से पहले से जो 1919 से जो है हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू चला आ रहा है। तो मतलब कोविड का जो है ना एक रूप है स्वाइन फ्लू भी। इसके बाद से जो हम इसमें स्पूटम कल्चर करवा सकते हैं, मतलब कौन से बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है ये भी हम इसके अंदर जान सकते हैं कल्चर के माध्यम से। अब हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट को हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस हो जा इन्फ्लुएंजा से ग्रसित हो जाता है, या किसी को स्वाइन फ्लू हो जाता है, तो हम किस तरह से उसको इलाज करते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट विथ अनकॉम्प्लिकेटेड सीजनल इन्फ्लुएंजा। वे पेशेंट जिसके अंदर अभी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया इन्फ्लुएंजा का, लेकिन वो ग्रसित है, नोट फ्रॉम ए हायर ग्रुप रिस्क। वे पेशेंट जो कि हाई रिस्क पर है नहीं है, जैसे 5 साल से नीचे का कोई बच्चा नहीं है, 60 ईयर ऑफ एज ओल्ड मतलब कोई पर्सन नहीं है। इसके बाद से हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमन नहीं है, क्राउडेड एरिया में नहीं रहता है, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस के कांटेक्ट वाले पेशेंट के नहीं आया है। तो ये जो पेशेंट है ये हमारे रिस्क पर नहीं है, हाई रिस्क पर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम पेशेंट के ऊपर जो है फोकस करते हैं रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है तो हम उसके अंदर जो है एंटीपायरेटिक मेडिकेशन दे देंगे, जैसे डॉक्टर का ऑर्डर होगा, जैसे पैरासीटामोल है, इस तरह के ड्रग्स जो हम देते हैं। इसके बाद से जो हमारा दूसरे टाइप्स का पेशेंट आएगा, पेशेंट विथ सीवियर और प्रोग्रेसिव क्लिनिकल इलनेस। मतलब जो पेशेंट है अब हमारे पास वो सीवियर है या फिर प्रोग्रेसिव जो है क्लिनिकल इलनेस से आया हुआ है, मतलब वो
पेशेंट जो है बीमार है और प्रोग्रेस मतलब धीरे 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 वो और भी बीमारी की तरफ बढ़ता जा रहा है और वो सीवियर कंडीशन में भी है, तो हम और यदि साथ में वो सस्पेक्टेड है या फिर कंफर्म्ड इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसके अंदर हम जो है एंटीवायरल ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस है तो इसके लिए हम एंटी वायरल ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं। न्यूरामाइनिडेज इनहिबिटर जो है मेनली यूज करते हैं। इसके यदि हम दवाई की बात करें तो ओसेल्टामिविर शुड बी एडमिनिस्टर एज पर डॉक्टर ऑर्डर, मतलब न्यूरामाइनिडेज का जो क्लास का जो ड्रग्स है ओसेल्टामिविर ये हम देते हैं मेनली। न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर आर ए न्यू क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, ये क्या एक नया क्लास का एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि इनहिबिट करता है इन्फ्लुएंजा वायरस के ई एंड बी वायरस को, और ये ई और बी जो वायरस है ये हमारे ह्यूमंस के अंदर जो है स्प्रेड होता है मेनली। इसके बाद से हम डीकंजेसेंट देते हैं, मतलब रिलीफ नेजल कंजेशन को, नाक से जैसे पानी रनी नोज है या फिर नाक जो है ब्लॉक हो गया है तो इसके लिए जो हम नेजल कंजेशन देते हैं, डीकंजेशन देते हैं। ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं जैसे हमारे पास डॉक्टर का ऑर्डर होता है। एनाल्जेसिक ड्रग्स देते हैं रिलीफिंग पेन से रिलीफ दिलाने के लिए। नसेट्स NSAIDs देते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कंडीशन दिखेगा, जैसे इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिलेगा, इससे राहत के लिए जो पेशेंट को हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। इसके बाद से पेशेंट को जो हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर बेड रेस्ट। इसके बाद से पेशेंट के अंदर हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं, जिसके लिए हम IV फ्लूइड प्रॉपर जो है एडमिनिस्टर करते हैं। प्रोवाइड करते हैं हम पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग यदि पेशेंट हाई ग्रेड फीवर से सफ़र कर रहा है तो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन से। यदि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया तो हम इससे प्रिवेंट कैसे हो, इससे हम कैसे बचें, या फिर यदि एक पर्सन से दूसरे पेशेंट में जो ट्रांसमिशन है उसको हम कैसे ब्रेक करें, फैमिली मेंबर में एक दूसरे को कैसे नहीं फैलने दें। मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द DGG वैक्सीनेशन, इन्फ्लुएंजा का जो हम वैक्सीनेशन करते हैं बच्चों में भी करते हैं, और सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन आर अवेलेबल एंड हैव बीन यूज्ड फॉर मोर देन 60 ईयर। और वे एल्डरली पेशेंट, जो पेशेंट या फिर जो मेंबर्स हैं एल्डरली पीपल्स हैं, वो यदि 60 ईयर्स एबव हैं तो वो भी इन्फ्लुएंजा के वायरस की जो वैक्सीन हैं वो ले सकते हैं। WHO ने जो है वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन ने रिकमेंडेड किया है एनुअल वैक्सीनेशन, साल भर पर जो है वैक्सीनेशन के लिए किन किन पर्सन के लिए हम बात करते हैं। प्रेग्नेंट वुमन, चाहे वो कोई सा भी स्टेज की प्रेगनेंसी हो तो वो ले सकती है। चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 मंथ टू 5 ईयर्स, 6 महीने से लेकर और 5 साल के जो बच्चे हैं जो कि हायर ग्रेटर रिस्क पर हैं, उनके अंदर हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगा सकते हैं। एल्डरली इंडिविजुअल, जो वे पर्सन जो 65 ईयर्स एबव है, उनके अंदर भी जो है हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगा सकते हैं। इंडिविजुअल विथ क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, क्रोनिक मेडिकेशन जैसे इम्यूनोसप्रेसिव है, HIV है, एड्स है, इसके बाद से वो जैसे कोई मेलिग्नेंसी से सफ़र कर रहा है, किसी तरह का कीमोथेरेपी पे पेशेंट है, ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो भी हम पेशेंट को जो है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन करते हैं। इसके बाद से हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाले स्टाफ है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गया, इसके बाद से आपका फार्मासिस्ट हो गया, मतलब जो भी पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वो कहलाता है हेल्थ केयर वर्कर्स। और वो हेल्थ केयर वर्कर में भी जो हम इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगाता है, क्योंकि ये जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है और ये ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो है फैलता है। द पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट इंक्लूड पर्सनल प्रोटेक्टिव मीजर, कुछ पर्सनल जो है प्रोटेक्टिव मीजर, खुद को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए जो है कुछ सुझाव दिए गए, जैसे कि रेगुलर हैंड वॉशिंग करना, प्रॉपर ड्राइनिंग ऑफ हैंड्स, और हाथ को जो है सूखा कर रखना, साफ कपड़े से पोंछना, गुड रेस्पिरेटरी हाइजीन, अपनी जो सांस लेते हैं हम वो प्रॉपर स्वच्छ हवा लेना, कवरिंग माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, जब भी हम खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो अपने मुंह और नाक को कवर करके रखें। यूजिंग टिश्यू एंड डिस्पोजिंग ऑफ देम करेक्टली, हम जो है टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हैं, टिश्यू का यूज ले सकते हैं, लेकिन इसको भी जो है हम डिस्पोज करेंगे, करेक्टली करेंगे, मतलब जैसे हॉस्पिटल के अंदर हम बात करें तो इसको हम येलो डस्टबिन में डालेंगे, अलग अलग कलर के जो हमारे डस्टबिन है उसमें हम यूज करेंगे, इसमें हम येलो डस्टबिन करेंगे, इन्फेक्टेड मानेंगे हम उसको। इसके बाद से हम अर्ली सेल्फ आइसोलेशन, यदि हमें पता चल गया कि हमें इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिख रहे हैं तो हम खुद से जो है आइसोलेट हो सकते हैं। फीलिंग अनवेल, जब हम खुद को अपने आप को स्वस्थ फील नहीं कर रहे हो तो, फेवरिस, बार बार फीवर आ रहा है, और हैविंग अदर सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा के और भी जो लक्षण है वो यदि हमें दिख रहा है तो हमें आइसोलेट हो जाना चाहिए। अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सिक पीपल, बीमार पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से हमें अवॉइड करना है, नहीं आना है।
टचिंग वन आई, नोज और माउथ कि हमें अवॉइड करना है, बार बार हमें आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना है। थैंक यू। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो।